जब भी हम म्यूचुअल फंड के बारे में सोचते हैं तो हमें वहाँ पर बहुत सारी स्कीमें देखने को मिलती हैं। अब इतनी सारी स्कीमों को देखते हैं तो हम भी चकरा जाते हैं, हम भी कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन-सी स्कीम को चूज़ करें। इसलिए जो सेबी थी उसने इन सभी स्कीमों को 5 ब्रॉडर कैटेगरी में बाँटा। अब वो 5 ब्रॉडर कैटेगरी थी, उनमें से पहली कैटेगरी थी इक्विटी फंड कैटेगरी, दूसरी कैटेगरी थी डेब्ट फंड कैटेगरी, तीसरी कैटेगरी थी हाइब्रिड फंड कैटेगरी, चौथी कैटेगरी थी सॉल्यूशन ओरिएंटेड फंड कैटेगरी और 5वीं कैटेगरी थी अदर्स फंड कैटेगरी। तो इन पाँचों कैटेगरी में से जो पहली फंड कैटेगरी है इक्विटी फंड कैटेगरी, आज हम उस कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं कि इक्विटी फंड कैटेगरी क्या होती है, किस तरह से काम करती है और इसे कितनी सब कैटेगरी में बाँटा गया है, किस तरह से सारी सब कैटेगरियों में डिफरेंस है, क्या रिस्क फैक्टर होते हैं, किस तरह के इन्वेस्टर्स को इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उन सभी के बारे में हम आज बहुत ही गहराई से चर्चा करेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं इक्विटी फंड कैटेगरी। इक्विटी फंड कैटेगरी का जो पहला रूल है, वो ये है इस कैटेगरी में जितनी भी स्कीम आती है, उन सभी स्कीमों को अपनी मिनिमम 65% एलोकेशन केवल और केवल शेयर मार्केट में, स्टॉक मार्केट में करनी पड़ेगी। मतलब उनको अपना 65% पैसा केवल स्टॉक मार्केट में ही या स्टॉक मार्केट की जो कंपनियां हैं उनमें ही इन्वेस्ट करना पड़ेगा, उनके शेयर खरीदने होंगे। अब जो सेबी है उसने इक्विटी फंड कैटेगरी को भी 13 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब वो 13 सब कैटेगरी कौन-कौन सी हैं उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो शेयर मार्केट होता है वो क्या है, कितनी कंपनियां हैं, इसके बारे में थोड़ा-सा हम चर्चा कर लेते हैं। अब देखो हमारा जो इंडियन शेयर मार्केट है उसमें 2 एक्सचेंज है, एनएसई और बीएसई। उन दोनों पे जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनको देखें तो लगभग एक जैसी 5000 कंपनियां लिस्टेड हैं। अब इन सभी 5000 कंपनियों को सेबी ने मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइड किया है। अब सेबी के अनुसार जो टॉप 100 कंपनियां हैं मार्केट कैप के हिसाब से, वो लार्ज कैप कंपनियां कहलाती हैं। उसके बाद में 101 से लेके और 250 तक की जो कंपनियां हैं, वो मिड कैप कंपनियां कहलाती हैं। और फिर मार्केट कैप के हिसाब से 251 नंबर से लेके लास्ट बची हुई 4750 कंपनियां, सभी कंपनियां स्मॉल कैप कंपनियां कहलाती हैं। तो इस तरह से जो इंडियन शेयर मार्केट है उसमें जो लिस्टेड कंपनियां हैं उनको 3 मार्केट कैप के हिसाब से डिवाइड किया गया है, लार्ज कैप कंपनियां, मिड कैप कंपनियां और स्मॉल कैप कंपनियां। अब इनके बारे में मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जो सेबी ने इक्विटी फंड कैटेगरी को 13 सब कैटेगरी में बांटा है, उसको समझने के लिए हमको इन कंपनियों की मार्केट कैप के हिसाब से जो डिवाइडेशन हुआ है, उसको समझना बहुत ज़रूरी था। तो चलिए अब हम जानते हैं कि इक्विटी फंड कैटेगरी को सेबी ने कौन-सी 13 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो अब देखो जो 13 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है, वो किस आधार पे किया है? तो सबसे पहले तो आ जाती है मार्केट कैप। अब मार्केट कैप के हिसाब से जो कंपनियाँ मैंने बताई है कि 3 तरीके की कंपनियाँ होती हैं, लार्ज कैप कंपनियाँ, मिड कैप कंपनियाँ और स्मॉल कैप कंपनियाँ। तो इनको आधार बनाकर उसने जो 13 सब कैटेगरी बनाई है, उसमें से कुछ सब कैटेगरी इसको आधार बनाकर बनाई गई हैं। दूसरा आधार हो गया लिमिटेड स्टॉक फोकस। अब कुछ लिमिटेड स्टॉक मतलब 5000 कंपनियों में कुछ 10-15 स्टॉक्स लिमिटेड स्टॉक्स पर फोकस किया जाए। इस आधार पर भी कुछ सब कैटेगरी बनाई गई है। तीसरा आधार हो गया डिविडेंड। अब बहुत सारी कंपनियां हैं, मतलब जो 5000 कंपनियां हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो डिविडेंड देती रहती है, जो रेगुलर डिविडेंड देती है, तो उसको भी आधार बनाकर सब कैटेगरी बनाई गई है। अब चौथा आधार हो गया सेक्टर स्टॉक। तो बहुत सारे सेक्टर देखने को मिलते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर हो गया, हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, तो इन सेक्टर को देखकर भी कुछ कैटेगरी बनाई गई हैं। थीम स्टॉक हो गए, जैसे शादी एक थीम है। अब शादी किसी की होती है तो उसको गहनों की जरूरत पड़ती है, तो जितने भी गहने वाले स्टॉक हैं, ज्वेलरी वाले स्टॉक हैं, वो आ गए उसमें। जब शादी होती है तो उसको होटलों की ज़रूरत पड़ती है, तो जितनी भी होटल वाली कंपनियाँ हैं, वो उसमें आ जाती हैं। तो ये एक थीम हो गई जिसमें बहुत सारी कंपनियाँ अलग-अलग टाइप की आ सकती हैं। इसको भी आधार बनाकर कैटेगरी बनाई गई है। फिर आ जाता है वैल्यूएशन। अब वैल्यूएशन कंपनियों का वैल्यूएशन कैसा है, मतलब वो महँगी कंपनियाँ हैं, सस्ती कंपनियाँ हैं या एवरेज कंपनियाँ हैं, उनको आधार बनाकर भी सब कैटेगरी बनाई गई है। फिर आ जाता है टैक्स सेविंग।
तो जो सेबी है उसने टैक्स बचाने के हिसाब से भी कैटेगरी बना रखी है। तो इन सभी को आधार बनाकर जो सेबी है उसने इक्विटी फंड कैटेगरी को कुल मिलाकर 13 सब कैटेगरी में डिवाइड किया है। अब वो 13 सब कैटेगरी कौन-कौन सी है उसके बारे में जानते हैं। तो देखो, जो पहली सब कैटेगरी है वो है लार्ज कैप फंड, दूसरी सब कैटेगरी है मिड कैप फंड, तीसरी सब कैटेगरी है स्मॉल कैप फंड, चौथी सब कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप फंड, पांचवी सब कैटेगरी है फ्लेक्सी कैप फंड, छठवीं सब कैटेगरी है मल्टी कैप फंड, सातवीं सब कैटेगरी है फोकस फंड, आठवीं सब कैटेगरी है डिविडेंड यील्ड फंड, नवीं सब कैटेगरी है ईएलएसएस फंड, 10वीं सब कैटेगरी है कॉन्ट्रा फंड, 11वीं सब कैटेगरी है वैल्यू फंड, 12वीं सब कैटेगरी है सेक्टर फंड और 13वीं सब कैटेगरी है थीमेटिक फंड। तो इस तरह से कुल 13 सब कैटेगरी बनाई गई हैं। तो चलिए अब इन सभी 13 सब कैटेगरी के बारे में एक-एक करके चर्चा करते हैं कि इनमें क्या-क्या डिफरेंस है और इनको क्या-क्या आधार बनाकर कैटेगराइज किया गया है। तो सबसे पहले जानते हैं लार्ज कैप फंड कैटेगरी के बारे में। तो देखो, लार्ज कैप फंड कैटेगरी क्या होती है। तो देखो, जो हमारे इंडियन मार्केट में जो 5000 कंपनियां हैं, उन 5000 कंपनियों में से जो टॉप 100 कंपनियां हैं जिनको हमने लार्ज कैप कंपनी कहा था। जब म्यूचुअल फंड स्कीम का मिनिमम 80% पैसा इन लार्ज कैप कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, मतलब कम से कम 80% पैसा यदि इन कंपनियों में इन्वेस्ट होता है, तो इस तरह के जो फंड होते हैं उनको लार्ज कैप फंड कहा गया है। अब ये जो लार्ज कैप फंड होते हैं, इनमें जो रिटर्न होता है वो लगभग 12% से 14% के बीच में बनता है और इनमें जो रिस्क होता है वो भी बहुत कम होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कंपनियां हैं, टॉप 100 कंपनियां हैं इंडिया की, जो हमारे इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। अब इंडिया को रिप्रेजेंट करती है तो पूरी अर्थव्यवस्था हमारे इन्हीं 100 कंपनियों पर डिपेंड होती है। इसलिए ये जो कंपनियां होती हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनियां होती हैं। इसलिए इन कंपनियों में इन्वेस्ट होने की वजह से ये जो फंड होते हैं बहुत ही लो रिस्क वाले होते हैं। और इस तरह के जो फंड होते हैं, उन फंड में उन लोगों को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए जिनको कम से कम 3 साल पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। उनका जो टाइम होरिजन है वो कम से कम 3 साल का होना चाहिए। तो चलिए अब दूसरी सब कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, मिड कैप फंड कैटेगरी। मिड कैप फंड कैटेगरी कौन सी हो गई? तो देखो, जो 5000 कंपनियां हैं तो उसमें 101 नंबर की कंपनी से लेकर 250 नंबर की जो कंपनियां हैं, मतलब जो 150 कंपनियां हैं बीच वाली, उन कंपनियों में मिनिमम 65% पैसा जब इन्वेस्ट होता है तो इस तरह के जो फंड होते हैं वो मिड कैप फंड कहलाते हैं। अब ये जो फंड होते हैं, इन फंड में लगभग 14 से 16% या 15% के आसपास रिटर्न देखने को मिलते हैं। अब ये जो फंड होते हैं, इनमें जो रिस्क होता है वो लगभग मॉडरेट के आसपास होता है, मतलब ज़्यादा लो भी नहीं होता और ज़्यादा हाई भी नहीं होता, मॉडरेट रिस्क होता है। यदि इन फंड में कोई पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो उसका जो टाइम होरिजन है कम से कम 5 साल का होना चाहिए। तो चलिए अब अगली कैटेगरी के बारे में बात करते हैं, स्मॉल कैप फंड कैटेगरी। अब देखो, जो स्मॉल कैप फंड कैटेगरी है इसमें क्या होता है कि जो हमारी 5000 कंपनियां हैं तो उसमें 251 नंबर की कंपनी से लेकर जो 5000 कंपनियां हैं, मतलब 4750 कंपनियां जो बच गई हैं, उनमें जब 65% पैसा इन्वेस्ट होता है तो इस तरह के जो फंड होते हैं उनको स्मॉल कैप फंड कहा गया है। इन फंड में जो रिटर्न बनता है वो बनता है लगभग 16% से 18%, 20% के आसपास। इन फंड में जो रिस्क होता है वो वेरी हाई रिस्क होता है, मतलब बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, क्योंकि जो कंपनियां हैं वो कुछ भी हो सकती हैं, किसी भी तरह की हो सकती हैं, उनमें बहुत सारी कंपनियां आने वाले समय में बंद भी हो सकती हैं। इस वजह से इसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। इसी वजह से यदि कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो कम से कम 7 साल का टाइम होरिजन लेकर चले, यदि इस तरह के फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए अब बात करते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड कैटेगरी की। इस फंड कैटेगरी में क्या होता है कि जो 5000 कंपनियों में जो टॉप 100 कंपनियां हैं, मतलब लार्ज कैप कंपनियां, और उसके बाद में जो मिड कैप कंपनियां हैं 101 से लेकर 250 कंपनियां, तो मतलब जो शुरू की 250 कंपनियां हैं उनमें जब पैसा इन्वेस्ट होता है तो इस तरह के जो फंड होते हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड कहलाते हैं। अब इसमें भी एक रूल है छोटा सा कि 35% पैसा है वो लार्ज कैप कंपनियों में जाना चाहिए और 35% पैसा मिड कैप कंपनियों में जाना चाहिए, मतलब 70% पैसा इन दोनों कंपनियों में जाना चाहिए मिनिमम। अब इस तरह के जो फंड होते हैं उनमें जो रिटर्न बनता है वो लगभग एवरेज 14-15% के आसपास बनता है और इनमें जो रिस्क होता है वो भी लगभग मॉडरेट के आसपास होता है।
और यदि इसमें कोई पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो कम से कम 5 साल का टाइम हॉरिज़न उसका होना चाहिए। तो चलिए अब बात करते हैं मल्टी कैप फंड के बारे में। तो मल्टी कैप फंड में क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है कि तीनों ही तरह की कैटेगरी के अंदर पैसा इन्वेस्ट हो। मतलब लार्ज कैप कंपनियों में भी पैसा जाए, मिड कैप कंपनियों में भी पैसा जाए और स्मॉल कैप कंपनियों में भी पैसा जाए। तो मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि 25% पैसा मिनिमम लार्ज कैप कंपनियों में जाना चाहिए, 25% पैसा मिनिमम स्मॉल कैप कंपनियों में जाना चाहिए और 25% पैसा मिनिमम मिड कैप कंपनियों में जाना चाहिए। मतलब 75% पैसा इन तीनों तरह की कंपनियों में जाना ज़रूरी है। तो इस तरह के जो फंड होते हैं, वो मल्टी कैप फंड कहलाते हैं। इसमें भी जो टाइम हॉरिज़न है, वो लगभग 5 साल का होना चाहिए आपका। इसमें जो रिस्क होता है, वो भी मॉडरेट के आसपास होता है और इसमें जो रिटर्न बनता है, वो भी लगभग 14, 15, 16% के आसपास बनता है। चलिए अब आते हैं फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में। अब फ्लेक्सी कैप फंड क्या होता है? तो देखो मल्टी कैप फंड में क्या होता है कि 25-25-25% तीनों में जाना कंपल्सरी कर दिया। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है। मतलब फ्लेक्सी कैप फंड में क्या होता है कि आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप मतलब पूरी टोटल 0 से लेकर 5000 कंपनियां हैं, उन सभी में आप किसी भी तरीके से पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन 65% पैसा मतलब कम से कम 65% पैसा आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो आप किसी भी तरीके से भी आपके पास पूरी छूट है, आप कैसे भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह के जो फंड होते हैं उसमें भी लगभग 15-16% के आसपास रिटर्न बनता है और आपके पास इसमें भी 5 साल का टाइम हॉरिजन होना चाहिए। और इसमें जो रिस्क होता है वो भी लगभग मॉडरेट के आसपास होता है, ना तो ज़्यादा हाई होता है, ना ज़्यादा लो होता है। अब बात करते हैं फोकस फंड के बारे में। फोकस फंड क्या होते हैं? तो देखो जो नाम से ही पता चल रहा है कि फोकस किया जा रहा है। मतलब मैक्सिमम 30 कंपनियों पर आप फोकस कर सकते हो। मतलब पूरी 5000 कंपनियों में आप केवल 30 कंपनियां सेलेक्ट करके या 30 से कम कंपनियां आप सेलेक्ट कर उन पे फोकस कर सकते हो। उन 30 कंपनियों में मिनिमम 65% पैसा आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अब 30 कंपनियों पर फोकस करने की वजह से ये फोकस जो फंड होता है उसमें बहुत ही ज़्यादा रिस्क होता है। इसलिए इसका जो टाइम हॉरिज़न है वो कम से कम इन्वेस्टर्स का 10 साल का होना चाहिए। क्योंकि लिमिटेड कंपनियां होने की वजह से हो सकता है कि 5 साल तक कोई कंपनी नीचे ही पड़ी रहे, उठे ही नहीं। तो कम से कम 10 साल का टाइम हॉरिज़न आपका होना चाहिए। इस तरह के फंड में जो रिटर्न बनता है वो भी लगभग 12-14% के आसपास ही देखने को मिलता है। अब बात करते हैं ईएलएसएस फंड के बारे में। अब ईएलएसएस जो फंड बनाया गया है वो टैक्स सेविंग के लिए बनाया गया है। क्या हुआ कि जो बहुत सारे लोग पैसा इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे शेयर मार्केट में, म्यूचुअल फंड में, तो उन्हीं को लुभाने के लिए सेबी ने ईएलएसएस फंड कैटेगरी बनाई। अब जो भी लोग ईएलएसएस फंड में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उनको एटीसी के तहत टैक्स में छूट मिलती है। अब ये जो फंड होते हैं इनका 3 साल का लॉकिंग पीरियड होता है। मतलब जो भी पैसा आज आप इन्वेस्ट करते हो तो वो 3 साल तक लॉक रहेगा, 3 साल से पहले आप उसको नहीं निकाल सकते। इस कैटेगरी में जो ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट होता है, वो ज़्यादातर बड़ी जो कंपनियाँ हैं, जो पॉपुलर कंपनियाँ हैं, स्ट्रॉन्ग कंपनियाँ होती हैं, उन्हीं में ही ज़्यादातर पैसा इन्वेस्टमेंट होता है। या जो पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ होती हैं, उनमें ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट होता है, क्योंकि पब्लिक सेक्टर कंपनियों में 51% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की होती है। और ये जो ईएलएसएस फंड है, इसमें लगभग 12 से 15% के आसपास रिटर्न देखने को मिलता है। अब इसमें जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होता है, मतलब ज़्यादा रिस्क नहीं होता, क्योंकि टॉप कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट होता है और उन कंपनियों में पैसा इन्वेस्ट किया जाता है जिन पर गवर्नमेंट का हाथ होता है। तो आप समझ सकते हो, अब इनमें जो रिस्क होता है वो मॉडरेट होता ही है और आपका जो टाइम हॉरिज़न है वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए। अब बात करते हैं डिविडेंड यील्ड फंड के बारे में। अब डिविडेंड यील्ड फंड में क्या होता है कि 5000 कंपनियों में से जो कंपनियां ज़्यादातर हमेशा डिविडेंड देती हैं, उन कंपनियों में 65% पैसा इन्वेस्ट होना कंपल्सरी है। तो इस तरह के फंड में जब भी हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो हमें समय-समय पर डिविडेंड मिलता रहता है। तो जिन लोगों को डिविडेंड चाहिए तो वो इस तरह के फंड में ही पैसा इन्वेस्ट करें। इसमें भी लगभग 12 से 14% के आसपास रिटर्न बनता है, क्योंकि जो डिविडेंड कंपनियां देती हैं तो वो जो रिटर्न है वो डिविडेंड के रूप में दे देती हैं। तो जो रिटर्न हमें देखने को मिलता है वो लगभग इतना ही देखने को मिलता है या इससे भी कम हो सकता है। इसमें भी आपका जो टाइम हॉरिज़न है वो कम से कम 5 साल का होना चाहिए और इसमें जो रिस्क होता है लो रिस्क होता है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि जो कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड देती हैं वो हमेशा स्ट्रॉन्ग कंपनियां ही होती हैं। मतलब जो कंपनियां अपने प्रॉफिट की हिस्सेदारी इन्वेस्टर्स को देगी, इसका मतलब वो कंपनियां पैसे कमा रही हैं, तभी तो वो डिविडेंड दे पा रही हैं। इसलिए इनमें जो रिस्क होता है वो लो होता है। तो चलिए अब बात करते हैं सेक्टोरल फंड की।
तो देखो हमारे इंडिया में बहुत सारे सेक्टर हैं, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, पीएसयू पब्लिक सेक्टर कंपनियाँ हो गई। इस तरह के जो सेक्टर होते हैं और भी बहुत सारे सेक्टर होते हैं, जैसे ऑटो सेक्टर हो गया जिसमें गाड़ियाँ वगैरह सब कुछ आ गई, सीमेंट सेक्टर हो गया जिसमें सीमेंट की सारी कंपनियाँ आ गई। तो इस तरह से हम अलग-अलग सेक्टर बना सकते हैं। तो जब किसी भी एक पर्टिकुलर सेक्टर में 80% पैसा इन्वेस्ट होता है, तो इस तरह के जो फंड होते हैं वो सेक्टर फंड कहलाते हैं। अब सेक्टर फंड में क्या होता है कि पर्टिकुलर एक ही सेक्टर में सारा पैसा इन्वेस्ट होता है। मतलब जैसे सीमेंट सेक्टर है, तो सारा पैसा सीमेंट की कंपनियों में ही इन्वेस्ट होगा। तो इसकी वजह से क्या होता है कि जो रिस्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि हो सकता है कि सीमेंट सेक्टर पूरा चले ही नहीं। अब सीमेंट सेक्टर नहीं चलेगा तो सारी कंपनियाँ जो हैं उसमें वो कोई भी कंपनी चलेगी नहीं, दौड़ेगी नहीं। इस वजह से जो सेक्टर फंड होते हैं वो बहुत ही हाई रिस्क वाले होते हैं और इनमें जब पैसा इन्वेस्टमेंट करो तो कम से कम आपका टाइम हॉरिज़न 10 साल का होना चाहिए। इसमें जो रिटर्न बनते हैं उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। वो कुछ भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा हाई भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा लो भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब बात करते हैं थीमेटिक फंड के बारे में। थीमेटिक फंड क्या हो गया? तो देखो जैसे शादी है, शादी एक थीम हो सकती है। कैसे? कि जैसे शादी में हमें होटल चाहिए होती है, गार्डन चाहिए होते हैं, तो जो भी कंपनियाँ हैं जो होटलों का काम करती हैं, वो कंपनियाँ इस थीम में आएँगी। हमें ज्वेलरी चाहिए होती है, गहने चाहिए होते हैं, तो जो भी ज्वेलरी की कंपनियाँ हैं वो इसमें आएँगी। तो शादी होती है उसमें हमें कपड़े भी चाहिए होते हैं, तो जितनी भी टेक्सटाइल वाली कंपनियाँ हैं वो इसके अंदर आएँगी। जब शादी होती है तो हम घरों पे पेंट भी करवाते हैं, कलर करवाते हैं, तो हो सकता है पेंट वाली कंपनियाँ भी इनमें आ जाएँ। तो ये एक थीम हो गई, थीम में क्या होता है पर्टिकुलर कोई सेक्टर कंपनी नहीं होती है, थीम में बहुत सारे सेक्टर की कंपनियाँ हो सकती हैं। तो थीम के आधार पर भी बहुत सारे फंड बनाए जाते हैं। तो 80% पैसा उन थीम से रिलेटेड कंपनियों में इन्वेस्टमेंट होना कंपल्सरी है। इस तरह की थीम लेकर जो फंड बनते हैं उनको थीमेटिक फंड बोलते हैं। इनमें जो रिस्क होता है वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क होता है और इनमें जो रिटर्न बनता है उसको भी प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता, कुछ भी हो सकता है। इसमें भी जो टाइम हॉरिज़न है वो इन्वेस्टर्स का कम से कम 10 साल का होना चाहिए। अब ये तो हो गई 13 की 13 सब कैटेगरियाँ जिनके बारे में हमने डिटेल से बात कर ली है। अब इन 13 की 13 सब कैटेगरी में हम जानते हैं कि सबसे ज़्यादा रिस्क किसमें होता है, सबसे कम रिस्क किसमें होता है। मतलब हम इसको एक सीरीज़ में बिठाते हैं कि सबसे कम रिस्क कौन से फंड में है, उसके बाद ज़्यादा रिस्क किसमें है, उसके बाद उससे ज़्यादा रिस्क किसमें है। तो इस तरह से हम उसको एक सीरीज़ में बिठाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या देखने को मिलता है। तो देखो जो लार्ज कैप कंपनियाँ होती हैं, जो लार्ज कैप फंड होते हैं, उनमें सबसे कम रिस्क होता है। उसके बाद में जो डिविडेंड देने वाली कंपनियाँ होती हैं, मतलब जो डिविडेंड यील्ड फंड होते हैं, उनमें थोड़ा-सा लार्ज कैप कंपनियों से ज़्यादा रिस्क होता है। फिर आ जाता है ईएलएसएस फंड। ईएलएसएस फंड में डिविडेंड यील्ड फंड से थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क होता है। उसके बाद में आ जाती हैं लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो जो लार्ज एंड मिड कैप फंड होते हैं, उसमें ईएलएसएस फंड से थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क होता है। फिर आ जाती है मल्टी कैप फंड। तो मल्टी कैप फंड में लार्ज एंड मिड कैप फंड से थोड़ा-सा ज़्यादा रिस्क होता है। फिर आ जाती है फ्लेक्सी कैप फंड। फ्लेक्सी कैप फंड में मल्टी कैप फंड से ज़्यादा रिस्क होता है। फिर आ जाती है फोकस फंड। फोकस फंड में फ्लेक्सी कैप फंड से ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि यहाँ पे फोकस किया जाता है लिमिटेड स्टॉक के ऊपर। फिर आती है वैल्यू फंड। वैल्यू फंड फोकस फंड से ज़्यादा रिस्की होते हैं। फिर आ जाती है कॉन्ट्रा फंड। कॉन्ट्रा फंड वैल्यू फंड से ज़्यादा रिस्की होते हैं। फिर आ जाते हैं मिड कैप फंड और मिड कैप फंड होते हैं वो कॉन्ट्रा फंड से ज़्यादा रिस्की होते हैं। फिर आ जाते हैं स्मॉल कैप फंड। तो स्मॉल कैप फंड होते हैं वो मिड कैप फंड से ज़्यादा रिस्की होते हैं और बहुत ही ज़्यादा रिस्की होते हैं। फिर सबसे ज़्यादा जो रिस्की होते हैं वो होते हैं थीमेटिक फंड और फिर उससे ज़्यादा जो रिस्की होते हैं वो होते हैं सेक्टर फंड। तो इस तरह से एक सीरीज बन जाती है रिस्क की जिसमें सबसे कम रिस्क होता है लार्ज कैप फंड में और सबसे ज़्यादा रिस्क होता है सेक्टर फंड में। तो आप ये सीरीज देख के समझ सकते हो कि आपको किस तरह की कैटेगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यदि आप कम रिस्क लेना चाहते हो तो आपको लार्ज कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और यदि आप ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आपको थीमेटिक या सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। या आप एक मॉडरेट रिस्क लेना चाहते हो तो फिर आपको बीच वाली मिड कैप या इस तरह के फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो ये हो गई इक्विटी फंड कैटेगरी के बारे में डिटेल से चर्चा और आपने समझ लिया होगा कि इक्विटी फंड कैटेगरी क्या होती है, इसको 13 सब कैटेगरी में किस तरह से बांटा गया है और क्यों बांटा गया है, किसे आधार बनाया गया है। ये सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। सबसे ज़्यादा रिस्क किस में होता है और सबसे कम रिस्क किस में होता है, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। तो जब भी इन्वेस्टमेंट करने जाओ म्यूचुअल फंड में
तो इन कैटेगरी को ध्यान में रखोगे तो आपको फंड सेलेक्ट करने में कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत होती है या आप खुद इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप चाहते हो कि मैं आपका साथ दूँ इन्वेस्टमेंट करने में, तो मेरा नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मुझे मैसेज करो, मैं आपका पूरा सपोर्ट करूँगा इन्वेस्टमेंट करने में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने पर ही मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ताकि आपको और नॉलेज दे सकूँ। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।